ये वीडियो हमारा इस सेक्शन का लास्ट वीडियो होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ इस सेक्शन में सीखा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स के बारे में। और ऐसा नहीं है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा एज इट इज़ कवर कर लिया जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पूरा इन डेप्थ में हमने नहीं कवर किया है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स और बेसिक्स ही देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपना खुद का एक अलग कोर्स हो सकता है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बस इतना ही सीखा है जितना हमें एज ए Node.js डेवलपर जानना चाहिए। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। आप बहुत ही कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसके बाद हम अपना एक्चुअल Node.js स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हम प्रीरिक्विजिट्स ही पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप Node.js पढ़ने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिसोर्सेज सेक्शन में एक फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, एक जिप फाइल। इस लेक्चर की एक जिप फाइल रहेगी जहाँ पर आपको एक प्रोसेस ऑब्जेक्ट .js नाम की फाइल मिल जाएगी और एक app.js फाइल मिल जाएगी। app.js एम्प्टी है, प्रोसेस ऑब्जेक्ट .js। इसमें कुछ मैंने प्रोसेस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको मैंने लिखा है। हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं process.argv। इसका क्या काम होता है, तो मैं इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे लिख लेता हूँ process.argv और इसको कंसोल में प्रिंट करवाता हूँ ये। और मैं अपना node app.js करके रन करता हूँ ये फाइल node app.js, ये रन हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये एक एरे दिख रहा है जहाँ पर पहला आर्गुमेंट जो है, पहली जो वैल्यू है, ये एक Node.js फाइल का पाथ है जो हमारी Node.js एक्चुअल फाइल है। कहाँ पर स्टोर्ड है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर Node.js फोल्डर के अंदर node.exe। तो ये नोड का पाथ है। दूसरा क्या है, हमारी फाइल का पाथ है। तो जब भी हम Node.js को रन करते हैं, Node.js का यूज़ करके हम अपनी फाइल को रन करते हैं, तो हमें ये आर्गुमेंट मिलता है। मतलब ये दो आर्गुमेंट मिलते हैं। एक तो हमारी फाइल जो सेकंड नंबर पे रहेगा, हमारी फाइल का पाथ रहेगा जिसको हमने रन किया है। जैसे कि app.js है तो यहाँ पे app.js है और पूरा शुरू से लेकर अंत तक पाथ है। और फर्स्ट आर्गुमेंट जो रहता है वो Node.js रहता है। अभी मैं अगर ऐसे नोड रन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं process.argv करता हूँ, argv, तो यहाँ पर हमें कोई फाइल का पाथ नहीं मिल रहा है, केवल हमें Node.js का पाथ मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई फाइल नहीं रन की है। अगर हम फाइल रन करते हैं तो हमें दो एलिमेंट्स मिलते हैं इसके अंदर। अभी केवल एक ही है, यहाँ पर एक ही आर्गुमेंट है, मतलब एक ही वैल्यू है। अब इसके अंदर हम और भी चीज़ें पास कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने रन किया, जैसे हमने देखा नोड के बाद जो कुछ भी डालेंगे नोड ऑटोमेटिक उस एरे के अंदर आ जाता है जब भी हम लिखते हैं। लेकिन नोड के बाद मैं ABCD ऐसे कुछ डालूं और एंटर करूं तब तो ये एरर दे देगा क्योंकि इस नाम का कोई वो नहीं है, कोई फाइल। ये फाइल ढूंढने की कोशिश करता है और उसको रन करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बार अगर मैं अपनी फाइल रन करूं और फिर उसके बाद ABCD, जिससे मैंने ABC XYZ और 1 2 3 ये 3 चीज़ें कर दी हैं, तो आप देखना क्या होगा। यहाँ पर दोनों चीज़ें जो थी वो तो पहले से वो तो थी ही। यहाँ पर ABC एक अलग आर्गुमेंट आ गया, XYZ एक अलग आर्गुमेंट बन के आ गया और जो 1 2 3 है ये एक अलग आर्गुमेंट बन के आ गया। तो जो भी चीज़ हम अपने इस फाइल के बाद डालते हैं और स्पेस से सेपरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें इस argv वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट क्या, एक एरे होता है। जो पहला दो वैल्यू होता है वो तो हमारा Node.js और उस फाइल का पाथ होता है। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हम वहाँ पे डालते हैं वो सारी चीज़ें एरे के अंदर आ जाती हैं। और हम इसका कई बार यूज़ करते हैं। कई बार अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा फ्लैग्स डाल के कुछ करवाना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्लाइस मेथड का यूज़ करते हैं, .slice, और यहाँ पे 2 से स्लाइस कर देते हैं। मतलब ये अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें केवल ये 2 चीज़ें मिलेंगी क्योंकि इन दोनों का तो काम नहीं है। ये तो वही फाइल्स हैं जो कि एक तो Node.js की फाइल है उसका पाथ है और एक हमारी जो जावास्क्रिप्ट कोड का फाइल है उसका पाथ होता है। तो हमें अगर केवल आर्गुमेंट चाहिए होता है तो हम ऐसे स्लाइस करके यूज़ करते हैं और ये काम आता है कई बार। आपको बस पता होना चाहिए कि ये ऐसे होता है। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको दिखाने के लिए हर एक को मैं एक एक करके कंसोल लॉग नहीं करूँगा। env वाला तो हमने देख ही लिया था, process.env इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसके ऊपर पूरा का पूरा 1-2 लेक्चर था, है ना। अभी मैं इसको रन करता हूँ, इस फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और रन एंड डिबग करता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया।
बस केवल हम हवर करके देख लेते हैं। इन भी तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की और वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग होती है। फिर उसके बाद PID भी हमने देखा था, प्रोसेस ID, PPID यानी कि पेरेंट प्रोसेस ID। आप इसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ पे, जो प्रोसेस हैकर ऐप है या सिस्टम इन्फॉर्मर ऐप है, इसको ओपन करके आप प्रोसेस ID जाके वेरीफाई कर सकते हैं। फिर प्लेटफॉर्म होता है, ये विंडोज़ 32, ये मतलब विंडोज़ का प्लेटफॉर्म है, ये बता रहा है। फिर वर्जन यानी कि Node.js का वर्जन ये बताता है कि Node.js का वर्जन क्या है, किस वर्जन पे ये रन हो रहा है। फिर वर्जन्स का है ये, तो ये बताता है कि Node.js के अलावा जो भी Node.js लाइब्रेरीज को यूज़ करता है, जैसे कि यहाँ पे V8 लाइब्रेरी होगी, V8 का क्या वर्जन है ना। zlib एक लाइब्रेरी होती है, कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। ub एक libub लाइब्रेरी होती है, ये कौन सा वर्जन है। तो और Node.js का भी यहाँ पे उसका खुद का वर्जन भी आ जाता है। इसके साथ साथ ही और भी जो Node.js की डिपेंडेंसीज होती हैं उनका भी यहाँ पे, जैसे ब्रॉटली है, ये भी कंप्रेशन के लिए यूज़ होता है, उनका भी यहाँ पे वर्जन दिखाता है। तो बस ऐसे में पता होना चाहिए, याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। आर्किटेक्चर अगर हम देखेंगे तो x64 यानी कि 64 बिट का ये है, जो भी हमारा इसका आर्किटेक्चर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ मेथड्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, इतनी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो पहला मेथड है वो होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, process.current वर्किंग डायरेक्टरी, CWD मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये कुछ इस तरह से, जैसे हमारी जो PWD कमांड होती है ना, कुछ वैसे ही ये भी कमांड है। अगर हम यहाँ पे नोड रन कर दें, नोड और process.cwd अगर लिखते हैं तो हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल जाएगी कि किस, जैसे हमने इस फोल्डर के अंदर इसको ओपन किया है तो हमें यहाँ पर इसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल रही है कि यहाँ पर इसने हमारा Node.js रन हो रहा है। और इतना ही नहीं, हम अपनी डायरेक्टरी को Node.js के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? एक और मेथड है यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी का, ये चेंज डायरेक्टरी का मेथड है और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी इस टेम्प नाम का कोई फोल्डर यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर हम क्रिएट कर लें, मैं यहाँ पे टेम्प नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर टेम्प, केवल टेम्प नाम है, TMP, TE नहीं है, TMP है। और फिर इसके अंदर, अरे ये कहाँ गया, TMP, और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ test.js, एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं abc.js। बस ऐसे मैंने क्रिएट कर लिया। अब अगर हम इसको रन करें, इस कोड को रन करें, तो ये देखो, ये बोल रहा है कि इस फाइल ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं, क्योंकि इसको हमने बाद में क्रिएट किया है, जब हमने Node.js रन कर दिया था उसके बाद में। तो एक बार मैं इसको Node.js को कंट्रोल के बाद डबल सी प्रेस करके एग्जिट कर देता हूँ। फिर से नोड में रन करता हूँ और यहाँ पर अगर हम अप एरो प्रेस करेंगे तो जो भी हमने कमांड पहले रन की थी वो आ जाएगी। और ये अभी भी एरर दे रहा है, नो सच डायरेक्टरी। ये ऐसा क्यों दे रहा है? हाँ, ये ऐसा इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसका पाथ करेक्ट नहीं दिया है। इसका पाथ ये हम रूट से सीधा पाथ दे रहे हैं, जो हमारी बैश शेल उसके रूट पाथ से हम दे रहे हैं। अब इसको अगर हमें यहाँ से देना है रिलेटिव पाथ, तो हमें डॉट / करना होगा और यहाँ पे अभी चेंज डायरेक्टरी हो गया होगा। अब अगर हम process.cwd करें तो आप देखना, ये देखो टेम्प फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे process.ls नाम की कोई कमांड या ऐसे कोई फंक्शन नहीं होता है कि हम इसके इंटरनल वो देख पाएँ। हम ऐसा कोई कमांड नहीं होता है कि हम इसकी इंटरनल फाइल्स देख पाएँ। हमने यहाँ पे जो 2 फाइल्स रखी हैं, अगर होता तो अच्छा रहता। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा कोड लिख देते हैं जो कि हमारा वो करेगा, जो हमारी करंट डायरेक्टरी का कंटेंट प्रिंट करवाएगा, है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ChatGPT के पास चला जाऊँगा। ये ChatGPT मैं ओपन कर लूँगा, यहाँ पर चैट, और यहाँ पे लिखूँगा गिव मी Node.js कोड टू प्रिंट files all file names in current directory, current working directory। ये डायरेक्टरी की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिखी थी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। इसने हमें एक कोड दे दिया, मैं कोड कॉपी कर लूँगा और मैं इसको app.js के अंदर अपने पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये अब जब ये कोड रन होगा तो हमें करंट डायरेक्टरी का जो भी फाइल है वो प्रिंट करके देगा। अगर हम अपना app.js का कोड रन करेंगे, app.js नोड के साथ, नोड app.
JS। तो ये देखो हमें ये इसके अंदर जो हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी क्या है, अभी हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये चीज़ है। तो इसका जो फाइल है 1 2 3, ये तीनों फाइल्स को दे रहा है, मतलब एक फोल्डर भी है। तो ये सब ये हमें सारा लिस्ट करके दे रहा है। अभी हम क्या करते हैं, हम ये चेंज डायरेक्टरी वाला जो कोड है ये यहाँ पे लिख देते हैं। ये हम प्रोसेस डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जाने से पहले ही हम क्या करेंगे, मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी लेने से पहले हम अपना ये कोड लिख देंगे जो कि था चेंज डायरेक्टरी chdir टू टेम्प में हम चेंज कर देंगे। अब अगर हम अपना कोड रन करते हैं तो आप देखना ये यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सही से पाथ का नाम नहीं दिया। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो केवल इसके अंदर की फाइल्स का हमें ये आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह से हम चेंज डायरेक्टरी भी कर सकते हैं, उसके अंदर की करंट जो फाइल्स होती हैं वो भी कर सकते हैं हम Node.js के अंदर। यानी कि Node.js अपने आप में एक टर्मिनल जैसा है जिसके अंदर हम आगे पीछे नेविगेट कर सकते हैं, cd कमांड जैसा। ये हमारी जो चेंज डायरेक्टरी ये कमांड है, ये मेथड है। तो इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम यूज़ करेंगे। और CWD से हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल जाती है कि अभी चेंज अगर हमने कर भी दिया है तो हमें अपडेटेड डायरेक्टरी मिलेगी। अगर आप प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो हमें अगर मैं डायरेक्टरी पाथ जो कि प्रोसेस डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बाद प्रिंट किया गया है वो हमें मिलेगा सोर्स डायरेक्टरी। ये मैंने रन कर दिया है तो ये सोर्स वाला सोर्स नहीं टेम्प पाथ जो हमने टेम्प वाला हमने डायरेक्टरी क्रिएट किया है वो हमें मिलता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। इन दोनों को मैं ऊपर कर देता हूँ एक ही साथ क्योंकि दोनों साथ साथ ही यूज़ होते हैं, ये वाला मेथड और चेंज वर्किंग डायरेक्टरी मेथड, ये दोनों चीज़ें। और फिर उसके बाद मेमोरी यूसेज है, इसको भी हम रन करके चेक कर सकते हैं अगर हम चाहें तो फाइल के अंदर या फिर ऐसे ही। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम कोई हैवी एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी तो वहाँ पे हम इससे मॉनिटर कर सकते हैं कि कितनी मेमोरी है। ये अलग अलग टाइप की मेमोरीज होती हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको भी देख लेंगे कि ये क्या होता है, हीप यूज्ड क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या है। अभी हम इसके डेप्थ में नहीं जाते हैं, इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद क्या है, अप टाइम है। अप टाइम का मतलब होता है कि प्रोसेस हमारा कितने देर से स्टार्ट हुआ है और कितने देर से चल रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये बार बार इंक्रीज होता है। तो जब भी हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था उससे स्टार्ट से लेके अभी तक कितना सेकंड बीत चुका है तो हमें सेकंड्स में टाइम दे देता है, बस ये इतना होता है। उसके बाद प्रोसेस डॉट एग्जिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हमें इस प्रोसेस को स्टॉप करना है तो प्रोसेस डॉट एग्जिट और उसके अंदर हम 0 पास करते हैं ताकि हम ये इंडिकेट कर सकें कि कोई भी एरर नहीं आई है। अगर कोई एरर डाल के हमें एग्जिट करना है एरर के कारण तो हम एग्जिट के अंदर 1 डालते हैं। ये देखो हमने एग्जिट कर दिया, हमें यहाँ पे कंट्रोल C करके क्विट नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली क्विट हो गया। अगर हम यहाँ पे प्रोसेस डॉट एग्जिट डालें और यहाँ पे 1 डाल दें तो हमें कोई एरर यहाँ पे नहीं दिखेगी, लेकिन जिस भी पेरेंट ने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया होगा उसके पास एक एरर वाला इवेंट फायर होगा और उसको पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस जो एग्जिट हुई है ये किसी एरर के कारण हुई है। तो प्रोसेस डॉट एग्जिट हो गया। और ऐसे ही प्रोसेस डॉट किल भी होता है। प्रोसेस डॉट किल के अंदर हम प्रोसेस की ID डालते हैं, यहाँ पे इससे भी किल होता है प्रोसेस। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हम प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। अब एक और है प्रोसेस डॉट इमिट वार्निंग। ये अगर हमें कोई वार्निंग दिखानी है नोड प्रोसेस के अंदर, मैं पूरा कोड पेस्ट कर देता हूँ, ये डोंट आस्क मी अगेन पेस्ट, और इसको मैं अगर एंटर करता हूँ तो ये वार्निंग लिख के आ रही है, जो भी हमने दिस इज कस्टम वार्निंग मैसेज, तो वही ये वार्निंग लिख के आ रही है, दिस इज कस्टम वार्निंग मैसेज। जैसे कि कंसोल डॉट वार्न होता है वहाँ पे, उस टाइप में हम कुछ बोल सकते हैं इसको। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा क्या मेथड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसको हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। इसको जब हम चाइल्ड प्रोसेस मॉड्यूल समझेंगे ना तब हम इसको देखेंगे। आप चाहें, मैंने इसको यहाँ पे नोट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही इस पर कई सारे लेक्चर, इस पर पूरा सेक्शन ही रहेगा, इसीलिए हम इसको नहीं देखेंगे। और ये पूरा हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि प्रोसेस डॉट एग्जिट हमने वहाँ पे लिखा था, इसीलिए हमारे इस VS कोड को पता चल गया है कि ये कोड नीचे तक आएगा ही नहीं, इसीलिए उसने उसको थोड़ा सा डल कर दिया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। तो इसको हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे अगर अभी हम समझने की कोशिश करेंगे,
जब तक कि नोड.जेएस का इवेंट लूप हम नहीं समझ लेते हैं, ये अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसको भी अभी मैं स्किप कर देता हूँ, आप चाहें तो थोड़ा देख सकते हैं कैसे काम करता है, क्या काम होता है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। अब इवेंट लूप वाले सेक्शन में हम इसको अच्छे से देखेंगे, ये कब चलता है, क्या काम होता है इसका। और फिर उसके बाद मैंने कुछ इवेंट्स भी यहाँ पे रखे हैं मैंने, आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं हर एक इवेंट यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। एक एग्जिट इवेंट है, तो अगर कोई भी चाइल्ड प्रोसेस एग्जिट होता है या यही प्रोसेस हमारा एग्जिट होता है, तो हमें यहाँ पे एक एग्जिट इवेंट फायर होता है और यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे वो चलेगा। ऐसे ही वार्निंग का इवेंट, अगर कोई वार्निंग आती है तो वार्निंग का इवेंट चलेगा। आप इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट पे ये डेटा इवेंट होता है, एरर इवेंट होता है, और भी कई सारे इवेंट्स होते हैं। वो सब जब हम चाइल्ड प्रोसेस मॉड्यूल देखेंगे उस सेक्शन के अंदर, हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आप खुद से जो भी चाहें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस यही था इस सेक्शन के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पर हम नोड.जेएस देखेंगे। और जब ये सारी चीज़ें इतनी एक्साइटिंग हैं तो नोड.जेएस कितना एक्साइटिंग होगा आप सोचिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और देखते हैं नोड.जेएस। ये वीडियो मेरे कंप्लीट नोड.जेएस कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप नोड.जेएस को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कंप्लीट नोड.जेएस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।